एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB पीआरटी से रिलेटेड ये सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। पार्ट बी टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो कि 100 नंबर का पूछा जाएगा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस चल रही है और उन्हीं से रिलेटेड पीवाईक्यूज यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर जो कि 200 नंबर का होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी जो कि टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला है, जो कि 100 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें आपने जो कुछ डीएलएड करते टाइम पढ़ा है वहां से आपका पेपर सेट होगा। तो उसी की तैयारी मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। स्पेसिफिकली हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो पहले पेपर हो चुके हैं अलग अलग शिफ्ट में, वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और आज की इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2018 शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 का मतलब है कि पहले 70 क्वेश्चन 35 में 2 पार्ट्स में करवा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में जो लास्ट के बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं इस पेपर के, वो डिस्कस करेंगे। 71 क्या है आइए देखते हैं। हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन वी टीच आर्ट इन क्लास? ऐसी विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित हो। प्रोवाइडिंग वेरियस सच एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स दैट आर रिलेटेड टू देम एंड देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ऐसा कला रूप प्रदान करना जिसका वे अनुकरण कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग सच आर्ट फॉर्म्स विच दे कैन इमिटेट, यानी कि ऐसे आर्ट फॉर्म्स प्रोवाइड करना जिसको बच्चे इमिटेट करके मतलब बना पाए। विभिन्न कला रूपों के उदाहरण देना। गिविंग एग्जांपल्स ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स। कला प्रदर्शन के वीडियो दिखाना। शोइंग वीडियोस ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि आर्ट परफॉर्मेंस के वीडियोस बच्चों को दिखाना। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोवाइडिंग वेरियस सच एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स दैट आर रिलेटेड टू देम एंड देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उसी के थ्रू आप बच्चों को आर्ट की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं कि भाई ऐसी विभिन्न गतिविधियां और खेल प्रदान करना जो उनसे उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज अवांछित बच्चों में पॉजिटिव सोशल बिहेवियर लाने में मदद करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू अनवांटेड चिल्ड्रन विद पॉजिटिव सोशल बिहेवियर? यानी कि जो बच्चे शरारती हैं, जो अनवांटेड चिल्ड्रन है, उनका पॉजिटिव सोशल बिहेवियर कैसे किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सी चीज मदद करेगी? कोचिंग, स्कोल्डिंग, मॉडलिंग और स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव सोशल बिहेवियर। तो कोचिंग की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करें कि आपको ये करना है वो नहीं करना, तो उससे तो बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका पॉजिटिव सोशल बिहेवियर होगा। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना फटकारना, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा है मॉडलिंग। मॉडलिंग आपका बिल्कुल सही है, यानी कि मॉडलिंग किस पर बेस्ड है? एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, और जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को पकड़ते हैं। ठीक है, वहां से वो चीजों को एक्वायर करते हैं। तो मॉडलिंग सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। और एक दूसरा ऑप्शन भी होता, 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं तो उसके बाद ये दूसरा वाला भी थोड़ा बहुत रेलिवेंट है कि स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव सोशल बिहेवियर की, जो अच्छा मतलब बच्चा अच्छा कर रहा है तो जो भी चीज वो अच्छा कर रहा है तो उसको स्ट्रेंथन करना, उसको रीइंफोर्समेंट देना, लेकिन मॉडलिंग उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से यह सिफारिश किसकी है? प्राइमरी स्तर पर अनुभव आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्य प्राप्त किए जाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेशंस फ्रॉम? किसकी रिकमेंडेशंस हैं ये? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वैल्यूज, यानी कि ये सारी चीजें किसके आधार पर? एक्सपीरियंस के आधार पर, जो रियल लाइफ एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू अचीव की जानी चाहिए इन प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी स्तर पर अनुभव आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्य प्राप्त किए जाने चाहिए। तो ये सिफारिशें किसकी हैं? एनकेसी, एनसीएफ 2000, एनपीई 1986, एनसीएफ 2005। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस आपकी एनसीएफ 2005 में दी गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्गली इंफोसाइज किस पर इंफोसाइज करता है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्टिविटी बेस्ड एंड लाइफ रिलेटेड लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड वैल्यूज, चाइल्ड सेंटर्ड एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच स्पेशली एट द प्राइमरी स्टेज। तो ये सारी रिकमेंडेशन जो अभी हमने देखी है, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वैल्यूज किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के आधार पर अचीव की जानी चाहिए। लाइफ जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू ये सारी चीज अचीव की जानी चाहिए एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो ये एनसीएफ 2005 में कही गई है, ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं।
समक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इन द पीयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट, दो चिल्ड्रन हु आर रेयरली चूजन ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली आर कॉल्ड, यानी कि जो रेयर बच्चे हैं, ठीक है, किसकी बात हो रही है? पीयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट की बात हो रही है, जिसमें जो कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल रेयरली चूज किया जाता है, चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन, पॉपुलर चिल्ड्रन, रिजेक्टेड चिल्ड्रन। तो देखिए रिजेक्टेड वालों की बात करेंगे तो मतलब नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव मतलब उनके, रिजेक्टेड है मतलब लोग उनको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, पॉपुलर है मतलब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल है मतलब भाई पसंद भी उतने ही कर रहे हैं और नेगेटिव वाले भी उतने हैं। निग्लेक्टेड बच्चे होंगे, ठीक है, कौन से होंगे? निग्लेक्टेड बच्चे, यानी कि उनको ना तो पॉजिटिव वोट दिए जा रहे हैं ना नेगेटिविटी उनको मिल रही है, ठीक है, उनको एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। निग्लेक्टेड चिल्ड्रन रिसीव वेरी फ्यू पॉजिटिव और नेगेटिव नॉमिनेशंस फ्रॉम पीयर्स, दे आर यूजुअली इग्नोर्ड, नॉट एक्टिवली लाइक और डिसलाइक, ना तो उनको लाइक किया जा रहा है एक्टिवली, ना ही डिसलाइक किया जा रहा है, लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कौन से बच्चे होंगे? निग्लेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्या है। वाइल टीचिंग व्हाट, मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है तो ये क्या मतलब क्या चीज शुड टीचर कीप इन माइंड, कौन कौन से इश्यूज, मतलब टीचर को ये मुद्दे दिमाग में रखने चाहिए, इश्यूज माइंड में रखने चाहिए, कौन कौन से? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एनर्जी रिसोर्सेज, फूड एंड न्यूट्रिशन, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन रिलेटेड कंसर्न्स। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? इकोलॉजी, ईवीएस, सोशल स्टडीज या इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये सारे के सारे यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? ईवीएस, ठीक है। सोशल स्टडीज में तो सोशल इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो उनका इन्वायरमेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो ये कोई मतलब ये क्या है? एक फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इट इज अ कॉन्सेप्ट नॉट अ सब्जेक्ट, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम कोई सब्जेक्ट है नहीं। और सोशल स्टडीज स्पेसिफिकली सोशल इश्यूज पर बात करता है, तो किसके अंतर्गत आएंगे? इन्वायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जब एक शिक्षिका छात्रों को एक विजुअल डिस्प्ले के लिए कहती है तो वह किस मुख्य गुण को मन में देखने की कोशिश करती है? व्हेन अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स फॉर अ विजुअल डिस्प्ले व्हाट मेन क्वालिटीज डज शी ट्राई टू सी इन हर माइंड, यानी कि वो कौन सी चीज बच्चों की देखना चाह रही है? विजुअल डिस्प्ले के लिए बोल रही है, ठीक है, किसी भी चीज को आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना है, तो वो कौन सी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है? नीटनेस, जेंडर इक्वलिटी, पंक्चुअलिटी या ह्यूमिलिटी। तो देखिए आपको पता चल गया होगा विजुअल डिस्प्ले में क्या होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, पंक्चुअलिटी, ह्यूमिलिटी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? नीटनेस की बात हो रही है, यानी कि कोई भी चीज दिखाई जा रही है, जो भी प्रेजेंट की जा रही है इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ऑर्डरली मैनेज मतलब अरेंज होनी चाहिए, विजुअल अपील उसका होना चाहिए, ठीक है। वाइल क्रिएटिविटी मैटर्स, द कोर ऑब्जर्वेबल क्वालिटी असेस्ड थ्रू अ डिस्प्ले इज हाउ नीटली एंड क्लियरली इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है वो कितनी क्लियर और नीट है, ठीक है, वो देखने की कोशिश कर रही है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन क्या है? सभी कलाएं अच्छी कलाएं हैं, मध्यस्थ कला जैसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ऑल आर्ट्स आर फाइन आर्ट्स, देयर इज नो सच थिंग एज अ मिडल आर्ट, यानी कि मिडल आर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये स्टेटमेंट है। तो ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आंशिक रूप से सत्य है, गलत है, सत्य है या आंशिक रूप से गलत है, पार्शियली फॉल्स है या पार्शियली ट्रू है या ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये कहां से लिया गया है ये आइडिया? ब्रिटिश फिलोसफर आर.जी. कलिंगवुड की फिलोसफी, यानी कि उनका जो वर्क है, उनकी जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट से ये लाइन ली गई है, जिसमें उन्होंने मतलब कहा है, वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि आर्ट क्या होती है? प्रॉपर होती है, फाइन होती है, कोई मिडल आर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर हिम समथिंग ईदर इज आर्ट और इट इज नॉट, ठीक है, यानी कि होगी या नहीं होगी, मिडल वाली कोई चीज नहीं होती कि मिडल आर्ट की पार्शियली
where a work is partially aesthetic and partially just a mechanical craft or amusement, यानी कि पार्शियल वाली कोई चीज नहीं होगी, मिडल आर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब जो भी आर्ट होती है या तो वो सही होगी या फिर वो नहीं वाली बात होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ठीक है, उन्होंने यही कहा है कि ऑल आर्ट्स आर फाइन आर्ट, देयर इज नो सच थिंग एज अ मिडल आर्ट। ठीक है, और ये बात मतलब किसकी फिलोसफी से उठाई गई है ये स्टेटमेंट, आरजी कलिंगवुड की फिलोसफी, उनका जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, उसमें उन्होंने ये बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ग्रोथ स्पट्स आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग्स ऑफ अर्ली एडोलसेंट्स, यानी कि जो एडोलसेंट, जो किशोर होते हैं, जो अर्ली एडोलसेंट, जो शुरुआती किशोर होते हैं, उनके जो हाथ और पैर है वो उनकी ग्रोथ बहुत मतलब रैपिडली होती है, बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा होती है दूसरे बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में, ड्यू टू डेवलपमेंट। तो ये किस तरह के डेवलपमेंट के कारण होता है, प्रॉक्सिमल, रिवर्स सेफ्लोकोडल, सेफ्लोकोडल या शेफ्लो। तो सेफ्लो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, प्रॉक्सिमल तो नहीं होता। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन, पहला और लास्ट वाला तो गलत है, या तो सेफ्लोकोडल हो गया या रिवर्स सेफ्लोकोडल हो गया। तो जो सेफ्लोकोडल डेवलपमेंट होता है उसमें मतलब ये डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स हैं कि भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट है सेफ्लोकोडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब ये डायरेक्शन का प्रिंसिपल है जिसमें हम दो तरह की डायरेक्शन की बात करते हैं, एक सेफ्लोकोडल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफ्लोकोडल में क्या होता है, हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। लेकिन यहाँ पर सेफ्लोकोडल दिया हुआ है तो वो तो है नहीं कि हेड की बात नहीं हो रही कि भाई हेड टू टो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि किशोरों में बच्चों के जो हाथ और पैर है उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, जिसके कारण उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अपडब टाइप का दिखाई देता है, मतलब बैलेंस टाइप का नहीं दिखाई देता। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है रिवर्स सेफ्लोकोडल के कारण। ठीक है, रिवर्स सेफ्लोकोडल का मतलब है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द अपर पार्ट्स अपोजिट टू द नॉर्मल हेड टू टो पैटर्न, यानी कि नॉर्मल पैटर्न क्या होता है, हेड टू टो होता है, उसके अपोजिट है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ स्टार्ट्स इन द हैंड्स एंड फीट, देन मूव्स टू द आर्म्स एंड लेग्स एंड फाइनली टू द ट्रंक एंड हेड। ठीक है, सेफ्लोकोडल में हेड टू टो होता है, रिवर्स सेफ्लोकोडल में हैंड और फीट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ये एडोलसेंस में होता है। ठीक है, नॉर्मल उसकी बात नहीं हो रही, एडोलसेंस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्यावरण, एनिमल्स एंड प्लांट सराउंडिंग्स, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो हम सभी जानते हैं पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारी जो सराउंडिंग्स है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। स्कूल परिसर में छात्रों के लिए इनमें से क्या खतरनाक हो सकता है, व्हाट कैन बी डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स इन द स्कूल प्रीमिसेस, low ventilated classrooms, अनहेल्दी फूड आइटम्स, सेटिस्फैक्टरी सैनिटेशन, ब्रोकन फर्नीचर। तो सबसे जो खतरनाक भाई हवादार होना चाहिए, मतलब जो कक्षाएं हैं वो हवादार होनी चाहिए, अनहेल्दी फूड आइटम भी नहीं होने चाहिए, सेटिस्फैक्टरी सैनिटेशन, ये तो पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है। ठीक है, खतरनाक क्यों पूछा गया है, तो ब्रोकन फर्नीचर, भाई अगर फर्नीचर टूटा फूटा है, कहीं पर कील है, कहीं कुछ है, तो वो बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे खतरनाक होगा वो क्या होगा, ब्रोकन फर्नीचर। बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर नहीं है, कहीं बच्चों को चोट लग सकती है, तो वो ज्यादा वो रखेगा। ठीक है, बाकी लो वेंटिलेटेड क्लासरूम और अनहेल्दी फूड आइटम्स भी आएंगे, अगर तीन चार ऑप्शन होते हैं तो हम उनको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो ब्रोकन फर्नीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। स्कूल में स्वस्थ शारीरिक वातावरण बनाने के लिए किसकी सहभागिता आवश्यक है, हुज पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो किसकी सहभागिता आवश्यक है, टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी लीडर्स या हेल्थ मिनिस्टर। तो नीचे के दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही इररेलीवेंट है। ठीक है, इन दो को तो आप कट कर देंगे, इन दो में से आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो जो सबसे रेलिवेंट है वो क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। क्या क्यों है, क्योंकि इन दिस द पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रूल्स के लिए बहुत जरूरी है कि भाई आपको रूल बनाने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड रूल्स बनाए गए उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, हेल्थ स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए वो प्रॉपर गाइडेंस के लिए, ये भी मैंडेटरी है। तो ये सारी ये जो ऑप्शन है ये आपका सबसे ज्यादा करेक्ट है। अगर दूसरे की अगर बात करें, जो ए ऑप्शन है टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी, उनका भी अहम रोल है। भाई टीचर स्टूडेंट का तो रोल है, सोसाइटी का भी होगा, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहेगा वो स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सोसाइटी है। ठीक है, तो सोसाइटी बाद में आएगी, पहले स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर
जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो प्रशासन को देख रहे हैं, उनका रोल है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कोऑपरेट करना है, और एक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट रहेगा। अगर दो ऑप्शन या दो या तीन होते तो हम पहले और दूसरे दोनों के साथ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द प्राइमरी स्कूल टीचर्स मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा सही है। इन्फॉर्म द स्कूल मैनेजमेंट अबाउट मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में इन्फॉर्म करे। मेंटेन ट्रस्ट एंड शेयर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विद पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के साथ मतलब स्टूडेंट्स की जो भी प्रोग्रेस है उसको शेयर करें, अपना एक ट्रस्ट उनके साथ मेंटेन करें। क्रिएट अ टू वे चैनल बिटवीन स्कूल एंड होम, यानी कि एक टू वे कम्युनिकेशन के लिए एक टू वे चैनल क्रिएट करें कि भी ताकि स्कूल और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। कम्युनिकेट विद फैमिलीज अबाउट स्कूल प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी कि जो कम्युनिकेट करना है बच्चों की जो भी फैमिलीज है उनके साथ स्कूल प्रोग्राम्स और स्टूडेंट प्रोग्रेस के बारे में। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैनेजमेंट वाला है उसको छोड़कर, ठीक है, कि भाई टीचर प्राइमरी टीचर का मैनेजमेंट से ज्यादा लेना देना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल टीचर मेनली किस पर फोकस करेगा, शेयरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विद पेरेंट्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, क्रिएटिंग अ टू वे लिंक बिटवीन स्कूल एंड होम, इन्फॉर्मिंग फैमिलीज अबाउट स्कूल प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो ये तीन ऑप्शन यानी कि बी सी और डी आपका करेक्ट रहेगा। कौन सा गलत होगा, मतलब स्कूल मैनेजमेंट वाले को हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट क्या है, इन्फॉर्मिंग मैनेजमेंट अबाउट मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज इज नॉट अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, ये टीचर की कोई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये मोर किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात की गई है, तो इसको हम हटा सकते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शन है बी सी और डी वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे कि भाई ये तो मस्ट है, ठीक है, ये तो प्राइमरी ड्यूटी है एक टीचर की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में एसएमसी में, एसएमसी का मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसमें पेरेंट मेंबर्स यानी कि जो पेरेंट मेंबर्स हैं उनके जो भी सुझाव आए हैं, ठीक है, कि क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए और स्कूल को ये बताना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और उसमें कैसे बदलाव किया जाना चाहिए। अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल व्हाट शुड बी रेज थ्रू द सजेशन ऑफ पेरेंट मेंबर्स इन एसएमसी एंड स्कूल शुड सजेस्ट अबाउट व्हाट इज डूइंग एंड हाउ इट शुड बी चेंज, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स के मेंबर्स जो भी मतलब एसएमसी में पेरेंट्स भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। तो जो भी सुझाव पेरेंट्स की तरफ से आए हैं कि भाई क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए स्कूल के बारे में, वो जो भी सुझाव दे रहे हैं कि कैसे क्या बदलाव किया जा सकता है, कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत, तो इस तरह के जो सुझाव होते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब कौन बताएगा, स्कूल की एसएमसी में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी तो किसका रोल रहेगा, कौन बताएगा कौन उठाएगा, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स या टीचर। तो देखिए किसका रोल रहेगा, स्कूल प्रिंसिपल का रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल ही बताएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भाई ये मुद्दे हैं, पेरेंट्स के जो भी पेरेंट्स मेंबर है उनके ये सुझाव आए, ठीक है, तो कौन बताएगा, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अलोकप्रिय असामाजिक बच्चों को आमतौर पर क्यों ऐसा नाम दिया जाता है, वाई आर अनपॉपुलर एंटी सोशल चिल्ड्रन यूजुअली गिवन सच अ नेम, क्यों दिया जाता है, शोइंग एकेडमिक एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि अकादमिक और सामाजिक दक्षता दिखाने के लिए उनको ऐसा नाम दिया जाता है कि वो अनपॉपुलर है, एंटी सोशल है, ठीक है, और सेंसिटिव विद पियर्स, यानी कि अपने जो दोस्त वगैरह हैं साथी लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, एथलेटिक एंड फिजिकली वेल बिल्ड होते हैं, इसलिए दिया जाता है। टू चैलेंज अडल्ट ऑथोरिटी, क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो अडल्ट ऑथोरिटी को चैलेंज करते हैं, ठीक है। अनपॉपुलर एंटी सोशल चिल्ड्रन आर ऑफन लेबल्ड, उनको इसलिए लेबलिंग किया जाता है क्योंकि वो डिफे या चैलेंज करते हैं एडल्ट ऑथोरिटी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ठीक है, रूल को ब्रेक करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं, हैव डिफिकल्टी फॉलोइंग नॉर्म्स, उनको जो भी नॉर्म्स उनको फॉलो करने में उनको डिफिकल्टी होती है, जिसके कारण पीयर रिजेक्शन को फेस करते हैं, ठीक है। देयर एंटी सोशल एक्शंस, तो वो इस तरह के जो एंटी सोशल एक्शन करते हैं रादर देन एकेडमिक और फिजिकल ट्रेड्स कॉज देम टू बी अनपॉपुलर, वो सारी चीजें उनको अनपॉपुलर करती है, इसलिए उनको लेबल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डेविएशन वर्क एजुकेशन के तहत स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल के काम करने की स्थिति दी जानी चाहिए, जो लर्निंग फील्ड से ही ली जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? अंडर डेविएशन वर्क एजुकेशन स्टूडेंट्स शुड बी गिवन हॉस्पिटल वर्क कंडीशंस व्हिच शुड बी टेकन फ्रॉम लर्निंग फील्ड्स। यानी कि आपको बच्चों को वर्क एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, मतलब उसमें डेविएशन दिखाना चाह रहे हैं कि आपको डेविएशन देखना है। अंडर डेविएशन वर्क एजुकेशन स्टूडेंट्स को आप हॉस्पिटल में काम करने की कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको लर्निंग फील्ड से ही लेनी है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रहे हैं। यानी कि आप एक सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस की बात हो रही है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोशल सिचुएशंस एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो देखिए किसकी बात हो रही है? हॉस्पिटल में काम करने की कंडीशंस। तो ये हेल्थ इश्यूज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा की बात हो रही है, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। काम काम में बच्चों को इस तरह की सिचुएशन के थ्रू अवेयर करना, ठीक है, हेल्थ इश्यूज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। through which our needs based life activities to be developed knowledge understanding practical skills and values should be achieved। यानी कि किसके जरिए हमारी जरूरतों पर आधारित जीवन की गतिविधियों के लिए ज्ञान, समझ, प्रैक्टिकल स्किल्स और वैल्यूज हासिल किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं? वर्क एक्सपीरियंस, सॉफ्ट स्किल, फील्ड वर्क या लाइफ स्किल्स। तो देखिए किसके थ्रू ये सारी चीजें, अंडर नॉलेज भी, अंडरस्टैंडिंग भी, प्रैक्टिकल स्किल्स भी, वैल्यूज भी, ठीक है, ये डेवलप करना, ठीक है। किस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू? ये वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आएंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में क्या होता है? रियल लाइफ नीड बेस्ड एक्टिविटीज जो कि लर्नर्स की हेल्प करती हैं, ताकि जो भी नॉलेज है वो उसको अप्लाई कर सके। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हैंड ऑन स्किल्स को डेवलप किया जाता है, वैल्यूज को बिल्ड किया जाता है, जैसे कॉपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। इट डायरेक्टली लिंक्स लर्निंग विद लाइफ एंड वर्क, ठीक है। तो ये चीज वर्क एक्सपीरियंस लाइफ और वर्क को डायरेक्टली लिंक करता है। तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। सॉफ्ट स्किल, फील्ड वर्क या लाइफ स्किल्स नहीं होगा। अब सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन एबिलिटीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। किस तरह से आप, आपके रिश्ते क्या है? सॉफ्ट स्किल, आप बातचीत कैसे करते हैं। फील्ड वर्क मतलब किसकी बात हो रही है? गैदरिंग डाटा और परफॉर्मिंग टास्क आउटसाइड अ क्लासरूम, फील्ड वर्क की बात हो रही है। लाइफ स्किल की अगर हम बात करें तो एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद डेली लाइफ, ठीक है। आप में वो स्किल्स होनी चाहिए कि भाई आप अपनी लाइफ को मतलब इफेक्टिवली जी पाए, ठीक है। आप मतलब कोई भी चीज को इफेक्टिवली डील कर सके। तो किसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स और वैल्यूज किसके थ्रू अचीव किया जा सकता है? वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जिसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ज्यादा अभ्यास स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे। यानी कि क्या फीचर बताया गया है? मोर प्रैक्टिस नेचर, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, जिसका मतलब भी उन्होंने बता दिया है कि चिल्ड्रन विल लर्न व्हाइल वर्किंग विद देयर हैंड्स। यानी कि जो काम करे वो अपने हैंड और एक्टिविटीज की बात की गई है, अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे, मतलब प्रैक्टिस 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 की बात की गई है, ठीक है। तो इनमें से क्या चीज होगी? वो प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट मेथड, वर्क एजुकेशन या एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ये वर्क एजुकेशन की बात हो रही है। वर्क एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग पर इंफसाइज किया जाता है, यानी कि जो काम हो रहा है वो आप खुद करके सीख रहे हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे अपने खुद के हाथों से प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, वर्क हैबिट्स एंड वैल्यूज लाइक डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, वर्क एजुकेशन यानी कि जो बात कही गई है, जो फीचर पूछा गया है, वो स्पेसिफिकली महात्मा गांधी की जो नई तालीम एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें उन्होंने हैंड ऑन एक्टिविटीज की बात की है कि भाई करके सीखना है, ठीक है। तो उसकी बात की गई है, मतलब जो प्रोडक्टिव वर्क है वो आप खुद अपने हाथों से करेंगे, तो उसकी बात की गई है। तो ये क्या है? वर्क एजुकेशन है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, जो पहला ऑप्शन है, तो ये क्या है? ये एक जनरल टर्म है, कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली फोकस्ड ऑन हैंड ऑन प्रोडक्टिव वर्क पर इसमें एम्फसाइज नहीं किया जाता। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कहा गया है? बच्चे कैसे सीखेंगे? वाइल वर्किंग विद देयर हैंड्स, ठीक है, मतलब अपने हाथों से ही काम करके वो सीख रहे हैं। जो भी प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है वो अपने हाथों से कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड में तो ऐसा नहीं होता। और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन एक ब्रॉड अप्रोच है, डज नॉट स्पेसिफिकली एम्फसाइज प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? वर्क एजुकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में छात्रों के लिए जोखिम कारक कौन से हैं? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज? कॉन्टेक्ट विद लीड यानी कि लीड से संपर्क, ठोस ईंधन का घर के भीतर धुआं, इंडोर स्मोक ऑफ सॉलिड फ्यूल, एयर पॉल्यूशन, अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो सबसे जो रिस्क फैक्टर है, जो सबसे बड़ा है इनमें से, वो क्या है? एयर पॉल्यूशन, अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, बच्चे सैनिटाइज वगैरह नहीं करते, इन सारी चीजों का वो ध्यान नहीं रखते। जो पानी है वो भी जरूरी नहीं है साफ हो, तो किसी भी तरह का हो सकता है। एयर पॉल्यूशन, ये सारे फैक्टर रहेंगे, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडोर स्मोक ऑफ सॉलिड फ्यूल भी आ जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो क्या है? एयर पॉल्यूशन, अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर या फिजिकल डिसेबिलिटी। तो देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, मतलब इसकी फीचर्स क्या होते हैं कि बच्चा, मतलब बच्चा तो नहीं कहेंगे, स्पेशली गर्ल्स में पाया जाता है, वो भी किशोरावस्था में। ठीक है, मतलब जो यंग गर्ल्स होती है उनमें रहता है कि अपने वेट को लेकर वो सीरियस रहती है, कि उनको डर रहता है कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए, फूड को वो रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ठीक है, अपनी बॉडी इमेज को लेकर वो, मतलब उनके दिमाग में एक खौफ सा बैठ जाता है कि नॉर्मल होते हुए उनको शीशे में देखने पर ये लगता है कि नहीं मैं तो मोटी हो रही हूँ। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? गर्ल्स में स्पेशली होता है, और एडोलसेंट्स, ठीक है, मतलब जो किशोर बच्चे होते हैं उनको प्रभावित करता है, उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है। और ये मैंने अभी रिसेंटली एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक दो और थे ईटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर, और एक दो और डिसऑर्डर थे, वो मैंने अभी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस मैंने करवाई थी, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस इज एक्सेप्टेड इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट, यानी कि स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी निम्नलिखित तरीकों से अपेक्षित है सिवाय, यानी कि 3 में तो जरूरी है उनकी भागीदारी, लेकिन एक को छोड़कर उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, कोर्स मैनेजमेंट, एडमिशन एंड इनरोलमेंट, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी टीचर की बात हो रही है। ठीक है, तो कोर्स मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए भागीदारी, एडमिशन और इनरोलमेंट में भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में भी होनी चाहिए। तो किसमें नहीं होगी? पॉलिसी मेकिंग में नहीं होगी। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग क्या होता है? एक हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ठीक है, बाकी तीनों में होगी, किसको छोड़कर? पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डैश इंक्लूड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, क्लासेस, एग्जीबिशंस एटसेट्रा डिजाइन टू डेवलप एंड इंप्रूव टीचर्स एबिलिटीज एंड नॉलेज, यानी कि शिक्षकों की क्षमता और ज्ञान को विकसित करने और उसमें सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, कक्षाएं, प्रदर्शनियां इत्यादि किसमें शामिल हैं? ठीक है, यानी कि टीचर्स की एबिलिटीज और नॉलेज को डेवलप और इम्प्रूव करने से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, क्लासेस, एग्जीबिशंस। तो ये किसमें शामिल होंगे? इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स या अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो नीचे के 2 ऑप्शन तो आई होप कि देखते ही पता चल गया होगा गलत है, टीचर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के तो प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, किसके हैं? जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में है उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि उनको उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, क्लासेज और एग्जीबिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन इंडिया स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज वर रिटन इनटू पॉलिसी थ्रू, यानी कि भारत में स्कूल प्रबंधन समितियों को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया था? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात किस में की गई है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स, यूनेस्को, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट यानी कि आरटी एक्ट 2009 और स्कूल डेवलपमेंटल प्लान। तो किसके अंतर्गत कही गई है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात? ठीक है, तो आरटीई एक्ट में मैंडेटरी किया गया है किसको? स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो या एडेड स्कूल्स हो, उनमें सब में होनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज। ठीक है, एसएमसी वर क्रिएटेड टू इंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये सारी, ये किस लिए कहा गया था आरटी एक्ट 2009 में? क्योंकि ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये इंश्योर इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि स्कूलों में किस तरह से कार्य हो रहा है, उन सारी चीजों को चेक किया जा सके। ठीक है, द एक्ट क्लियरली डिफाइंस द कंपोजिशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसएमसी। ठीक है, उस एक्ट में ही इनके जो भी रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो सारे डिफाइन किए गए हैं। तो क्या होगा, आरटीई एक्ट। ठीक है, एसडीएमपी की अगर हम बात करें तो ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान है। ठीक है, तो ये एसएमसी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आ मोर पॉजिटिव पेरेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल कैन रिजल्ट फ्रॉम रिच, यानी कि स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण समृद्ध डैश से हो सकता है। किससे और ज्यादा समृद्ध होगा, कि पेरेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा स्कूल के प्रति। ठीक है, पॉजिटिव पेरेंटल एटीट्यूड और ज्यादा किससे समृद्ध होगा, आर्थिक पृष्ठभूमि, स्कूल, सामुदायिक भागीदारी, सांस्कृतिक विरासत, रीति और रिवाज। तो देखिए किसके थ्रू होगा, स्कूल और कम्युनिटी पार्टनरशिप के द्वारा होगा, क्योंकि स्कूल जो है कोलैबोरेट करेगा कम्युनिटी और पेरेंट्स के साथ। तो उससे क्या होगा कि जो पेरेंट्स है वो भी अपने आप को इंक्लूडेड, इन्फॉर्म्ड और वैल्यूड, उनको लगेगा हाँ हमारी भी, मतलब वो और ज्यादा पॉजिटिव चीजें महसूस करेंगे, उनका एटीट्यूड और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कि हमें भी इंक्लूड किया जा रहा है, हमें भी इन्फॉर्म किया जा रही है, की जा रही है चीजें। ठीक है, तो ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्कूल एंड फैमिलीज इंक्रीज। ठीक है, इससे स्कूल और फैमिलीज के बीच भी एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और बच्चों की जो लर्निंग है वो और ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप फोस्टर करता है पॉजिटिव पेरेंटल एटीट्यूड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्कूल मैनेजमेंट डिमांड्स अ प्राइमरी टीचर टू बी इफेक्टिव इन, यानी कि स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक से किसमें प्रभावी होने की मांग करता है। एक प्राइमरी टीचर से क्या मतलब, जो स्कूल मैनेजमेंट है वो डिमांड करता है एक प्राइमरी टीचर से कि किसमें इफेक्टिव होना चाहिए वो। सेल्फ डिसिप्लिन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो भाई स्कूल मैनेजमेंट हर एक चाहेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, उसका जो फीडबैक है वो भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोवाइड करे बच्चों को जो भी पढ़ाए तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल टीचर इज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि एक प्राथमिक स्कूल का जो टीचर है उसकी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेहतर तरीके से चीजों को कम्युनिकेट कर सके, यानी कि उसका बातचीत करने का, संवाद करने का तरीका बेहतर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आगे रीजंस दे गए हैं। टू कन्वे डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट अबाउट मैनेजमेंट इश्यूज, यानी कि मैनेजमेंट की जो भी इश्यूज है, जो भी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स है, उनको वो स्कूल मैनेजमेंट को कन्वे कर सके, इसलिए उसका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। दूसरा है टू बिल्ड इफेक्टिव एंड रिलायबल बॉन्ड विद पेरेंट्स, यानी कि एक बच्चे के जो मतलब बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक बेहतर बॉन्ड वो बना सके। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से, रिलायबल तरीके से, इसलिए उसका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। टू क्रिएट टू वे चैनल्स बिटवीन स्कूल्स एंड होम्स, यानी कि एक टू वे चैनल क्रिएट करना ताकि स्कूल और होम के बीच में, होम का मतलब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में बातचीत बेहतर तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्या है, विद द फैमिलीज अबाउट स्कूल प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी कि जो भी फैमिलीज है उनको स्कूल प्रोग्राम और स्टूडेंट की प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए। तो देखिए अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जर्नली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नोट अ प्राइमरी पेडागोजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि टीचर का उसके लिए जरूरी नहीं है कि भी मैनेजमेंट में ये इश्यूज है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ठीक है, यानी कि वो मैनेजमेंट का काम है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। बाकी जो नीचे के तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि भी पेरेंट्स के साथ एक रिलायबल बॉन्ड बनाना, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, एक टीचर को बनाना चाहिए। ठीक है, एक टू वे चैनल क्रिएट करना ये भी बहुत जरूरी है, तो बी आपका करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा। तीसरा क्या था कि भाई फैमिलीज जो भी है, बच्चों की फैमिलीज है, बच्चों के पेरेंट्स है, उनको प्रोग्राम्स और उनकी प्रोग्रेस के बारे में बेहतर तरीके से बता सके, तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका बी, सी और डी करेक्ट रहेगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, प्राइमरी पेडागोजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन पीछे भी थोड़ा रिपीट हुआ है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो एक दो मिसिंग थे, तो मैंने एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे हैं, हो सकता है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ टीचर हैज डिजाइंड एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स फॉर डेवलपिंग देयर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, दे मे इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट, यानी कि एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनकी सब समझ को विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया है। ठीक है, एक्टिविटीज को तैयार किया है,
उनमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है, यानी कि एक को छोड़कर, यानी कि 3 एक्टिविटीज बिल्कुल सही है, एक नहीं है सही। तो जो सही नहीं है, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो आपको बताना है। आइडेंटिफाइंग इमोशंस, भाई अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को पहचाना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। भावनाओं को व्यक्त करना, ये भी दोस्त बनाना, ठीक है, मतलब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तभी दूसरों के साथ बेहतर तरीके से व्यवहार कर पाएंगे। मतलब अपने दोस्तों को किस तरह से बनाएंगे, ये भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। क्या नहीं होगा, मैनेजिंग टाइम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, ठीक है, जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि भाई जो भी आपका टाइम है उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रिसर्च हैज शोन दैट डैश हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मैनी इंडिकेटर्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, यानी कि शोध से पता चला है कि क्या, कि छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर, इंडिकेटर्स हैं कि उनकी जो अचीवमेंट है, उनके इंडिकेटर्स है वो चीज, तो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। किस चीज का रहा है, उसमें जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं उसमें इंक्लूड भी क्या है, कि भाई जैसे हायर ग्रेड्स, बच्चे हायर ग्रेड आ रहे हैं, टेस्ट स्कोर उनका बेहतर है, ठीक है, हायर ग्रेड और टेस्ट स्कोर है, इनरोलमेंट हो रहा है हायर लेवल प्रोग्राम्स में, लोअर ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे हैं, यानी कि बच्चे मतलब स्कूल को छोड़ नहीं रहे, स्कूल छोड़ने की दर कम हो रही है। तो ये क्या है, ये अचीवमेंट्स में इंक्लूड किए गए हैं, ये चीजें, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो किसके कारण, जो रिसर्च हुआ उसमें दिखाया गया है कि इस चीज का, इसके कारण पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, कि स्टूडेंट की प्रीवियस परफॉर्मेंस के कारण पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है उस पर, या टीचर एजुकेशन का रोल है, या पेरेंटल एंगेजमेंट है, या पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर तो नहीं होगा, ये भी गलत है। या स्टूडेंट की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि भाई जो हायर ग्रेड्स और टेस्ट स्कोर है या ड्रॉप आउट रेट कम हो रहे हैं, तो ये मतलब उससे तो रिलेटेड नहीं है। तो किससे रहेगा, पेरेंटल एंगेजमेंट से, क्योंकि जो रिसर्च है वो कंसिस्टेंटली क्या शो करते हैं, पेरेंटल एंगेजमेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, यानी कि कौन कौन से अचीवमेंट की बात की गई है, हायर ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर्स, ग्रेटर इनरोलमेंट इन हायर लेवल प्रोग्राम्स, लोअर ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि पेरेंट्स जब अवेयर होंगे, पेरेंट्स की सहभागिता होगी, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है। टीचर के कारण या स्टूडेंट्स की प्रीवियस परफॉर्मेंस या पीयर प्रेशर के कारण ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट की, किसके कारण पॉसिबल है, पेरेंट्स इंगेजमेंट के कारण, पेरेंटल इंगेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एज डिसीजन मेकर ऑफ द स्कूल डैश शुड वोट इन और स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ parent managers on the SMC and put forward views about what the school is doing and make suggestions on how it should be run, यानी कि स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में किसे एसएमसी में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए, ठीक है। कि किसके बारे में बात हो रही है, कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में किसे एसएमसी में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में, किसके चुनाव हो रहे हैं, पेरेंट मैनेजर के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको मतदान भी करना है एज ए पेरेंट, या आप उसमें उसमें खड़े हो रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। और स्कूल क्या कर रहा है, इसे कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में सुझाव देना चाहिए। तो कौन देगा भाई, किसके चुनाव हो रहे हैं, एसएमसी के पेरेंट मैनेजर्स के चुनाव हो रहे हैं। तो टीचर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या स्टूडेंट्स, तो किसका रोल रहेगा, ठीक है। तो कौन, मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड चुनाव हो रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। तो आरटी एक्ट में कहा गया है कि जो पेरेंट्स है वो स्टेक होल्डर्स है इन द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। दे वोट और स्टैंड फॉर इलेक्शंस एज पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, दे एक्सप्रेस व्यूज ऑन स्कूल फंक्शन, they suggest improvements on how the school should be run, ये सारी चीजें, यानी कि पेरेंट्स, भाई पेरेंट मैनेजर के चुनाव हो रहे हैं, तो वो वोट भी कर सकते हैं, वो स्कूल के जो इलेक्शन होते हैं उनमें वो खड़े भी हो सकते हैं, और उसके बारे में सुझाव भी दे सकते हैं, कैसे स्कूल को चलाना है, क्या सुझाव जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो पेरेंट्स का रोल बताया गया है, ठीक है। ये किसमें कहा गया है, आरटी एक्ट में पेरेंट्स को की स्टेक होल्डर माना गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, कि पेरेंट्स का अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। और ये सुझाव किसमें दिए गए हैं, आरटी एक्ट 2009 में, ठीक है, कि भाई पेरेंट्स का अहम रोल होना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में हम एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि हम 2019 के पेपर में आप लोगों के लिए लेकर आऊं, या 2022 के पेपर में आप लोगों को स्टार्ट करवा दूं, क्योंकि 2022 के तो मस्ट है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो 2019 के भी
मैं एक दो इंक्लूड कर दूं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगा।